प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा एवं इसका विषय क्षेत्र है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक मजबूत शाखा है। जैसा कि इसके नाम से विदित है, आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। अर्थात मानव के अधिकांश कार्य अर्थ से, धन से प्रेरित होते हैं और आर्थिक भूगोल में पृथ्वी तल पर मिलने वाली आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इस धरातल पर पूरे विश्व क्षेत्र में जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उनमें क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उन विभिन्नताओं का क्या कारण है, उन सभी का अध्ययन इस विषय में किया जाता है। आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक तंत्र अर्थात कृषि, पशुचारण, खनन, उद्योग, सेवा आदि, साथ ही आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसी है, विकास का स्तर कैसा है और उस आर्थिक विकास के कारण उस स्थान विशेष का भूविन्यासिक संगठन अर्थात किस तरह की संरचनात्मक गतिविधियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि नगर, गांव, सड़कें, महामार्ग, परिवहन के साधन, ये सभी भूविन्यासिक संगठन में सम्मिलित हैं। तो इन सभी का सम्मिलित रूप से अध्ययन इस विषय में किया जाता है। समय के सापेक्ष विभिन्न विद्वानों ने आर्थिक भूगोल को परिभाषित किया है। अर्थात समय विशेष के आधार पर इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं मिलती हैं, क्योंकि भूगोल एक प्रगतिशील विज्ञान है, तो इसमें इसकी विषय वस्तु में बदलाव होता रहता है, अर्थात वृद्धि होती रहती है। प्राचीन समय से लेकर अब तक बात करें तो भूगोल की विषय वस्तु में निरंतर वृद्धि होती रही है। तो आर्थिक भूगोल को भी कुछ विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें जो मुख्य परिभाषाएं हैं उनमें हैं गोथ, जो जर्मन विद्वान थे, इन्होंने कहा कि आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अर्थात विश्व के विभिन्न भागों में कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा उत्पादन हो रहा है या कौन कौन से व्यवसाय हैं, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप किस तरह के हैं, उन पर जो पर्यावरणीय प्रभाव होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो जो भी आर्थिक क्रियाओं को प्राकृतिक पर्यावरण प्रभावित कर रहा है उसका अध्ययन इस विषय में सम्मिलित किया गया। दूसरी जो परिभाषा दी है इसकी, वो R.E. मर्फी ने दी है। इन्होंने कहा है कि आर्थिक भूगोल मनुष्य की जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता और विषमता का अध्ययन करता है। अर्थात मानव अपनी जीविका उपार्जन के लिए कौन कौन से आर्थिक क्रियाएं करता है और उन आर्थिक क्रियाओं में एक स्थान से कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं, इन सभी का अध्ययन इस विषय में करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक स्थान या प्रत्येक क्षेत्र में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कहीं कृषि क्रियाओं का प्रभाव अधिक है, किसी क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाएं अधिक होती हैं, कहीं सेवा सेक्टर का अधिक अनुपात है। तो इस तरह से किन क्षेत्रों में अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है या कहीं उद्योगों में संलग्न है, तो इन सभी विभिन्नताओं का सम्मिलित अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है।
इस तरह इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो रहा है कि आर्थिक भूगोल में मुख्यतः मानव के आर्थिक क्रियाकलापों में जो क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है और इन आर्थिक क्रियाओं के कारण जो क्षेत्रीय संरचना का निर्माण हुआ है या भूवैन्यासिक संगठन का निर्माण हुआ है, उन सभी का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं आर्थिक भूगोल का विकास किस तरह से हुआ। तो आर्थिक भूगोल के विकास को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रारंभिक युग, अंतर्युद्ध काल, प्रथम विश्व युद्ध, युद्धोत्तर काल, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1970 तक, और उत्तर आधुनिक काल 1970 से वर्तमान समय तक। तो आर्थिक भूगोल एक प्रगतिशील विषय है और इसका वास्तविक स्वरूप समझने के लिए इसके विकास क्रम का ज्ञान जरूरी है। पृथ्वी पर आर्थिक क्रियाओं का इतिहास मानव के विकास से सीधा जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे मानवीय विकास एवं भौगोलिक परिवर्तन हुए, आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप में भी परिवर्तन होते रहे। प्राचीन समय में मानव का ज्ञान सीमित था, वह आदिम तरीके से रहता था, उसकी आवश्यकताएं भरण पोषण तक ही सीमित थी। लेकिन मानव की आवश्यकताओं के विकास के साथ ही उनके व्यवसाय भी परिवर्तित होते गए और इनमें वातावरण के तत्वों के अनुसार अंतर आ गया तथा पृथ्वी तल पर आर्थिक भूदृश्य विकसित होने लगे। तो धीरे धीरे मानव के तकनीकी ज्ञान कौशल से आर्थिक क्रियाओं में बदलाव होने लगा। आर्थिक भूगोल का स्वतंत्र विकास सही रूप से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उद्भव वाणिज्य भूगोल के रूप में, अर्थात पहले इसका अध्ययन वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता था। सन 1862 में एंड्री महोदय की विश्व व्यापार का भूगोल नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में विभिन्न देशों के व्यापार से संबंधित आंकड़े और तथ्यों का संग्रह था। बाद में 1882 में जर्मनी के गोत्ज ने सर्वप्रथम आर्थिक भूगोल को वाणिज्य भूगोल से भिन्न अर्थ में परिभाषित किया। अर्थात पहले आर्थिक भूगोल वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत ही सम्मिलित था, लेकिन गोत्ज ने इसको वाणिज्य भूगोल से अलग किया। और इस समय आर्थिक भूगोल पर नियतिवाद विचारधारा का प्रभाव था, क्योंकि उस समय आर्थिक क्रियाओं को प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित और नियंत्रित माना गया। अर्थात उत्पादन पर पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव माना गया था और उसी का अध्ययन इस विषय में किया जाता था। तो प्रारंभिक युग की अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इस विषय का सही तरीके से विकास माना गया है और धीरे धीरे उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। अंतर्युद्ध काल की अगर बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा पड़ी और औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों को कच्ची सामग्री के नए उत्पादन स्रोतों की ओर ध्यान देना पड़ा, जिससे कृषि उत्पादन का भी व्यापक अध्ययन होने लगा। धीरे धीरे आर्थिक भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र में वृद्धि होती गई। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भूगोल के फ्रांसीसी संप्रदाय अर्थात संभववाद के समर्थकों ने मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव से मुक्त माना। इसके कारण विश्व में आर्थिक विकास को तेजी मिली और 1925 के बाद आर्थिक भूगोल के अध्ययन में और प्रगति हुई। अमेरिका में कार्ल सावर और जर्मनी में अल्फ्रेड हेटनर का यह मानना कि भूगोल क्षेत्रीय विषमता का अध्ययन करने वाला विषय है। इसके बाद
आर्थिक भूगोल में विभिन्न प्रदेशों की उत्पादन क्षमता का वैज्ञानिक विश्लेषण होने लगा। अर्थात हैटनर और कार्ल सावर ने कहा कि भूगोल में क्षेत्रीय विषमता का अध्ययन किया जाता है। तो इसके पश्चात आर्थिक भूगोल में जो आर्थिक क्रियाओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं या उत्पादन में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाने लगा। विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन किया गया, उनकी विशेषताओं में रुचि बढ़ने लगी और ऐसे ही अमेरिका में इकोनॉमिक ज्योग्राफी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही और इस विषय का विकास धीरे धीरे बढ़ता गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 के दशक के मध्य से भूगोल में प्रत्यक्षवाद के प्रभाव के कारण सांख्यिकी विधियों और गणितीय मॉडलों का प्रयोग होने लगा। अर्थात भूगोल में गणितीय मॉडल और सांख्यिकी विधियों के द्वारा अध्ययन किया जाने लगा। कई तरह के सिद्धांतों का निरूपण किया गया। इसी तरह आर्थिक भूगोल में भी इन सांख्यिकी व गणितीय विधियों का उपयोग होने लगा। आर्थिक प्रदेशों के सीमांकन में इन विधियों का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ औद्योगिक उत्पादन में तकनीकी कुशलता भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिससे औद्योगिकरण भी बड़े स्तर पर होने लगा। नगरों की संख्या और आबादी में भी वृद्धि होने लगी, जिससे प्राकृतिक संसाधन उपयोग, औद्योगिकरण, सामान्य आर्थिक विकास और जीवन स्तर से संबंधित कई तरह की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जिससे आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हो गई। तो इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कई तरह की समस्याएं आई, कई तरह के मॉडल सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। तो ये विषय उत्तरोत्तर बढ़ता गया और इसमें कई तरह का अध्ययन सम्मिलित हो गया। 1970 के दशक तक आते आते अधिक आर्थिक विकास की होड़ के कारण विश्व के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ने लगा। कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे कि निर्वनीकरण अर्थात वनों का विनाश होने लगा, मृदा का अपरदन, वायु प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, मरुस्थलीकरण इत्यादि। इस तरह की कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई। साथ ही विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में जो आर्थिक विषमता है वो बढ़ने लगी। अर्थात विकसित देशों ने काफ़ी प्रगति की और विकासशील देश काफ़ी पिछड़ गए। तो यहाँ के नागरिकों की अगर बात करें तो आय में और जीवन स्तर में काफ़ी अंतर देखने को मिला। उत्पादन वृद्धि के बावजूद भी निर्धन लोगों की संख्या और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्याएं भी बढ़ने लगी। अर्थात गरीबों की संख्या बढ़ने लगी, बेरोजगारी, शिक्षा और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाई। तो इस तरह आर्थिक विकास की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा। अर्थात उत्पादन भी हो रहा है, इसके बावजूद गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी या मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनकी कमी है। तो भूगोलवेत्ताओं का ध्यान भी उत्पादन की बजाय संसाधन और आय का समाज के विभिन्न वर्गों में सही वितरण हो तथा संसाधन संरक्षण कैसे किया जाए, इस ओर होने लगा। तो इस विषय में जो मानव कल्याणकारी भावना है वो बढ़ने लगी। अर्थात जो संसाधन हैं या जो आय के स्रोत हैं उनका किस तरह समुचित वितरण हो, जिससे प्रत्येक नागरिक अपना विकास कर सके। ऐसे ही स्मिथ महोदय ने कहा कि भूगोल में कौन, कहाँ और क्या पाता है और कैसे का अध्ययन किया जाए। तो धीरे धीरे भूगोल में इन कल्याणकारी योजनाओं का भी अध्ययन होने लगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में आर्थिक भूगोल
संसाधन उपयोग के साथ ही संसाधनों का संरक्षण कैसे हो, आर्थिक विकास के साथ साथ ही सहविकास किया जाए, अर्थात विकास इस तरह का हो जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो, सभी को साथ लेके चलें। तो वर्तमान में आवश्यकता किसी क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं बल्कि सभी लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करने की है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान तक धीरे धीरे बढ़ता गया और जो आज आर्थिक विषमता दिखाई दे रही है उसका अध्ययन भी इस विषय में हो रहा है और किस तरह आय व संसाधनों पर कुछ विशेष राष्ट्रों ने एक तरह से जो दबाव बना रखा है जिसकी वजह से विकसित और विकासशील व विकसित देशों में काफ़ी अंतर आ गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो आर्थिक भूगोल है इसका विषय क्षेत्र और भी बढ़ गया है।